नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, महाराष्ट्र में घमासान चालू है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे होता ही रहता है। जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है तब से उद्धव ठाकरे लगातार हमलावर हो रहे हैं, उधर से एकनाथ शिंदे भी हमलावर हो ही रहे हैं। अगर बात करूं तो देखिए, सिंबल्स को लेकर लड़ाई चल रही थी, नाम को लेकर लड़ाई चल रही थी। अब देखिए, नया मोड़ देखिए महाराष्ट्र की सियासत में आ चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की देखिए मुसीबत काफी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि सीएजी ने देखिए रिपोर्ट मांगी है बीएमसी से 2 साल के कामों की, कि भैया आप बताइए कि 2 साल में आपने क्या क्या काम किए, उसका ब्यौरा हमें दीजिए। और आज की डिबेट में देखिए हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है किरण यादव। तो किरण यादव से देखिए आज हम पूछेंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त चल क्या रहा है। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसी पर है कि किरण हमें बताइए कि यहाँ पे महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, ये घमासान क्यों हो रहा है और क्या बीजेपी है इसके पीछे, कि यानी कि उद्धव ठाकरे को फंसाने के पीछे क्या बीजेपी का हाथ हो सकता है? देखिए, मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले आपने मेरे से सवाल किया कि अभी महाराष्ट्र में राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई है। सबसे पहले तमाम ऐसे मुद्दे थे, दशहरा रैली हो या फिर दिवाली को लेकर जो आयोजन किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाती रही। और उसके बाद दूसरा और सबसे बड़ा दिलचस्प जो मुद्दा आया वो आया शिवसेना को लेकर। आपको मैं बताती चलूं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमति रखती हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। जो एकमात्र चीज है वो है सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की बागडोर, और वो भी शायद उनसे छिन जाए या उनके पास रहे। अभी इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शिवसेना मामले को लेकर भी अभी उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो अपना फैसला दिया बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के, उसके बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। और अभी फिलहाल चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा जो आपने सबसे बड़ा उठाया, बीएमसी चुनाव को लेकर। देखिए, 1.5 दशकों से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा रहा है। और जैसे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा रहा है, अब उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी यानी कि ईडी की सरकार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को दी जा रही है। उनका यही कहना है कि अगर बीएमसी चुनाव आज हो जाए तो आज हमारी जीत होगी। तो वहीं तक महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था। उन्होंने ये कहा था कि बीएमसी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। इस तरीके से तमाम बयान महाराष्ट्र की राजनीति में अभी दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से तमाम यही कोशिशें की जा रही है कि इस बार बीएमसी पर ईडी की सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का कब्जा रहे। हम आपको बताते चले, राज ठाकरे जो कि एमएनएस के प्रमुख है, राज ठाकरे वैसे तो भाई है, चचेरे भाई है उद्धव ठाकरे के, लेकिन उनका हमेशा से झुकाव रहा है बीजेपी की तरफ। अब देवेंद्र फडणवीस लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहले देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया था कि हम बीएमसी चुनाव में अपने दम पर ही ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे भी उनके साथ आ जाए। तो बीएमसी चुनाव को लेकर अभी महाराष्ट्र की राजनीति सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। जिस तरीके से अभी बीएमसी में क्या काम किया गया, उन सब चीजों का ब्यौरा मांगा गया है। अब ये तो तय है कि देखिए, उद्धव ठाकरे ने काम किया है, तभी उनकी 1.5 दशकों से यहाँ पर बीएमसी पर उनका कब्जा रहा। अब बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार बीएमसी चुनाव पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का कब्जा हो पाएगा, या इस बार भी उद्धव ठाकरे नहीं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको रोकूं तो देखिए, आपने बताया कि जैसे एक अमित शाह ने आके साफ बोल दिया था कि देखिए हम बीएमसी चुनाव लड़ेंगे और बीएमसी चुनाव जीत भी जाएंगे। और आपने बोला कि देखिए देवेंद्र फडणवीस का भी यही वादा था। अगर ये वादा इतने पुख्ता तौर पर कर रहे हैं तो शायद ये नहीं हो सकता कि सीएजी को उनके पीछे, उद्धव ठाकरे के पीछे इसीलिए भेजा हो, क्योंकि देखिए अगर उद्धव ठाकरे की विधायकी चली जाती है या फिर उनको देखिए कोई नोटिस भेज जाता है या फिर उनकी छवि खराब हो जाती है, तो सीधा सीधा देखिए फायदा तो बीजेपी को होगा, एकनाथ शिंदे की सरकार को होगा, देवेंद्र फडणवीस को होगा। तो क्या ये साजिश सीधा अमित शाह तो नहीं कर रहे?
देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर ये तमाम आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम कार्रवाई करवाई जाती है कि जो भी ईडी, सीबीआई या फिर सीएजी की तरफ से जो भी कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ बीजेपी की तरफ से ही करवाया जाता है। ये तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में उनकी तरफ से ये जो अब आरोप लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ही का ही हाथ है ये सब कुछ करवाने में। खैर, ये तो देखिए आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का हाथ है या फिर किसी और का, लेकिन अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि बीएमसी पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम यही दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भी बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का ही कब्जा रहेगा, क्योंकि वो अपने कामों को गिनवाते हैं। लेकिन अब उन्हें अपने कामों का ब्यौरा देना है, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे अपने कामों का ब्यौरा किस तरीके से तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है किरण, देखिए जो अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करो तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कुर्सी, सीएम पद की कुर्सी देके ऐसा ही त्याग दी। मतलब कि एक फोन आया दिल्ली से, एक फोन गया जेपी नड्डा का और उधर देखिए उन्होंने कुर्सी त्याग दी अपनी। ऐसा देखिए काफी माहौल बना था उनका जी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की बात करो तो 1991 से देखिए राजनीति में है, बीजेपी के साथ है। अब एक नेता इतने लंबे अरसे से देखिए बीजेपी के साथ है, एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, एक पार्टी को खड़ा कर रहा है और जिता भी रहा है देखिए इलेक्शन। अब उसका एकदम से कुर्सी छोड़ देना तो देखिए उसके मन में भी देखिए कहीं ना कहीं तो होगा कि देखिए मैंने इतने साल की मेहनत जो करी है वो पानी में गई। तो अब क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे को सीढ़ी बनाते हुए क्या बीएमसी पर अकेले कब्जा करना चाहती है बीजेपी? ऐसा हो सकता है? देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि देवेंद्र फडणवीस के पास सिर्फ एकमात्र एक फोन आया और उन्होंने अपना ये जो पद था ये अपना त्याग दिया, तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी। हालांकि वो नाराजगी खुलेआम जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को बड़ा पद दिया, जो बीजेपी की कार्य समिति है उसमें बड़ा पद दिया गया। तो ये एक तरीके से देखा जा रहा था कि बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को बड़ा तोहफा दिया है। अब हम आपको बताते चले, तब जैसे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 40 बागी विधायकों के साथ आए थे, तो उनकी यानी कि बीजेपी की ये एक तरीके से रणनीति थी कि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ गया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार वहां पर गिरा दी थी और एकनाथ शिंदे की वजह से ही वो सरकार गिरी थी। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ये पद दिया गया। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हालांकि कोई नाराजगी जाहिर नहीं की गई थी, वो सिर्फ इतना था कि खुलेआम जाहिर नहीं की थी, बस ये था कि उन्होंने अपनी नाराजगी अंदरूनी तरीके से ही दिखाई थी। लेकिन अब ये देखना है कि पिछली बार तब वो मुख्यमंत्री बने तो वो बस कुछ ही दिनों के लिए बने, और अब एक भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता कि अब उसे डिप्टी सीएम बना दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम, तो ये अपने आप में उस समय में बड़े सवाल इस चीज पर भी खड़े किए गए थे। नहीं देखिए, बड़े सवाल तो काफी चीजों पर खड़े हो रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इतना बड़ा पद कैसे छोड़ दिया है, एकनाथ शिंदे को देखिए इतना बड़ा पद मिल कैसे गया, और बीजेपी देखिए बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी देखिए दूसरे नंबर की पार्टी क्यों बनी हुई है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे की मुसीबतें देखिए बढ़ती जा रही है लगातार। सीएजी देखिए, सीएजी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के अंडर काम करती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली चार्ज है उनका, और सीएजी के अंडर देखिए कोई भी अगर रडार में आता है तो देखिए बिल्कुल नपता है वो। अब ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास और अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में अब उद्धव का टाइम आ गया है, यानी कि उनके जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो अब यही देखना पड़ेगा हमें कि आगे होता क्या है। रिपोर्ट बीएमसी अगर सौंपती है तो उस रिपोर्ट में क्या निकल के आता है और क्या उद्धव की विधायकी पर खतरा आ सकता है, ये देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।